नमस्कार। शोध प्रकल्प त्रैमासिक छत्तीसगढ़ मित्र राष्ट्रीय हिंदी अकादमी और हिंदी विभाग कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे वेबिनार का शीर्षक है साहित्य, शिक्षा और समाज, परंपरा और तकनीक का समन्वय। इसमें हमारे प्रतिभागीगण, हमारे विषय विशेषज्ञ ऑनलाइन अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके लिए अपना YouTube चैनल छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो से करार किया है और छत्तीसगढ़ मित्र स्टूडियो शोध पत्रों के, विषय विशेषज्ञों के वाचन को अलग अलग एपिसोड में प्रस्तुत करेगी। इसी के तहत ये एपिसोड प्रस्तुत है शोध पत्र वाचन। आइए इन विद्वानों के शोध पत्र का हम आनंद लेते हैं। Hello friends, myself Prachi Anarth. I am from Pandit Hari Shankar Shukla College, Education Department. I am Assistant Professor. आज का जैसे कि आपको सभी को मालूम है कि वेबिनार हमारा एक सेमिनार होने वाला है, कल से जो स्टार्ट हो रहा है, उसका मेरा टॉपिक है शिक्षा और तकनीकी के बदलते परिदृश्य। आज का युग भौतिक विज्ञान और तकनीकी का युग है जो कि जेट गति से आगे बढ़ रहा है और इस तकनीकी आधुनिकी युग में हमें तकनीकी शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता होती है। ऐसे आवश्यक उपादान और तकनीकी शिक्षा के द्वारा आज राष्ट्र समाज तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। हम यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि राष्ट्र और समाज के निर्माण का आधार क्या होना चाहिए। आज के आंतरिक युग में इस बात की आवश्यकता है कि हम विकसित देशों में प्रयोग की जाने वाली तकनीकियों व विधियों का प्रयोग कर देश की परिस्थिति के अनुकूल वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें सोचना चाहिए। प्रभुता संपन्न राष्ट्र और समाज और तकनीकी शिक्षा के द्वारा यथाशीघ्र आंतरिक और बाह्य चुनौतियों को भी दूर करना अत्यंत आवश्यक है। समाज और राष्ट्र का निर्माण किया भी जा सकता है और यह वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में तभी संभव होगा जब हम आधुनिक तकनीकी शिक्षा और विधियों को अपनाएंगे और आत्मसात करेंगे और नए लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। तकनीकी शिक्षा में यानी हमारा जो विषय है तकनीकी आधारित शिक्षा और शिक्षा के बदलते परिदृश्य, उस परिदृश्य के आधार पर तकनीकी के बदलते परिदृश्यों के आधार पर सामाजिक और राष्ट्र का निर्माण करना अत्यंत आवश्यक है। और समाज और राष्ट्र के निर्माण हेतु समाज और शिक्षा का घनिष्ठ संबंध होता है, ये आप सभी को पहले से ही पता है। जहाँ शिक्षा व राष्ट्र को प्रभावित करती है वही राष्ट्र समाज को प्रभावित करता है, समाज तकनीकी शिक्षा को प्रभावित करती है। बदलते समाज को प्रभावित किए बिना तकनीकी शिक्षा और उसका अत्यंत कोई विकल्प भी सामने नजर नहीं आता है, जो राष्ट्र और समाज की वास्तविक जरूरतों के मुताबिक कदम उठाकर यथाशीघ्र शिक्षार्थियों का ध्यान राष्ट्र के निर्माण के लिए आकर्षित करती है। इसी पर्याय में तकनीकी शिक्षा और राष्ट्र परिवर्तन की उपादक के रूप में उत्पादन भी है और राष्ट्र की कार्यकुशलता और क्षमता में बदलाव लाने के लिए सामाजिक, शैक्षिक, राष्ट्रीय परिवेश में अनुमोदित प्रगतिशील प्रयासों को बेहतर करना अत्यंत आवश्यक होता है। साथ ही साथ सावधानी और संवेदनशीलता के साथ तकनीकी आधुनिक रचनात्मक क्रिया शक्ति के द्वारा मानक ढांचा निर्मित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है और अधिक कुशल और गुणात्मक प्रवृत्तियों का प्रयोग कर नए समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए विवेकपूर्ण संप्रेषण के द्वारा आधुनिक तकनीकी शिक्षा से अभिभूत होकर अधिगम को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का भी संबंध हम माना जाता है, यानी हमारे हर क्षेत्र में तकनीकी किसी न किसी रूप में प्रभावित होती है। उसी में से व्यावसायिक शिक्षा के अवसर को प्रदान करने के लिए तकनीकी शिक्षा की दौड़ में नहीं, यानी आज का प्रत्येक व्यक्ति तकनीकियों के रंग में रंगने के लिए प्रयासरत प्रतीत होता है। जीवन में सुख की प्राप्ति और वर्तमान जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें आज की परिस्थितियों में नवीन ज्ञान,
कौशल, अनुभवों को संग्रहित करने की आवश्यकता और देश के भावी जीवन में तकनीकी की सोच को रखना और उसे व्यवहारिक रूप प्रदान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। व्यवसायिक दृष्टि से देखें तो प्रत्येक व्यक्ति इसके माध्यम से अपने जीविकोपार्जन को प्राप्त कर सके। व्यवसायिक शिक्षा का आधार तकनीकी के रूप में निर्मित हो और तकनीकी ज्ञान और आकांक्षाओं के विस्फोट का ज्ञान साकार रूप में तकनीकियों को प्राप्त कर व्यवसायिक अवसरों की कुशलता में बढ़ोतरी कर सकता है। साथ ही साथ विद्यार्थियों में मनोवैज्ञानिक विभिन्नता को आधार मानते हुए पाठ्यक्रम में तकनीकी शिक्षा को यानी हमने पहले से ही शामिल किया हुआ है, परंतु जिस गति से हम शिक्षा ग्रहण करते हैं उसमें तकनीकी का व्यवहारतम प्रयोग हम 50% ही करते हैं, जबकि हमारे ज्ञान के स्तर का आधार हमारे देश की तकनीकी शिक्षा का स्तर धीमी गति या मंद गति रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। व्यवसायिक अवसरों को बढ़ाने के लिए हमें प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी की प्रभावशीलता की कमी रहने वाले कारणों को ज्ञात करना होगा और उन कारणों को दूर करना होगा। व्यवहारिक कारणों और परिवर्तनों को एकत्रित कर नई सभ्यता और व्यावसायिक अवसरों को निर्मित करना होगा। तकनीकी शिक्षा की समस्याओं को हमें दूर करना चाहिए। वर्तमान शिक्षा प्रणाली विश्व स्तर पर बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, जिसका प्रमुखतम कारण विद्यार्थियों की तकनीकी शिक्षा का सही निर्देशन प्राप्त न होना है, जिसके लिए हमें समावेशी शिक्षा प्रणाली को शामिल करना चाहिए। देश की शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को स्पष्ट करना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में मूल्यांकन के आधार को निश्चित करना चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा को अपनाते हुए केंद्रित पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना चाहिए। आदि बातों को स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकता अनुसार तकनीकी शिक्षा को नियोजित या विकसित किया जा सकता है। आज तकनीकी शिक्षा को अपनाने हेतु नीतियों को तदनुकूल बनाने हेतु अत्यंत आवश्यक है कि शिक्षा को सुविधानुसार छात्रों तक पहुंचाकर उनका संख्यात्मक और गुणात्मक विकास किया जा सके। तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान के प्रभाव को भी हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जैसे कि आज का युग वैज्ञानिक युग है। आधुनिक युग में विज्ञान के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाकर नई सभ्यता को जन्म दिया है तथा ऐसी कोई सभ्यता नहीं है या कोई विज्ञान या नूतन तकनीकियों से प्रभावित न हुई हो। तकनीकी शिक्षा भी विज्ञान से प्रभावित होकर अपना वर्चस्व बनाए हुए है और नित नए साधनों के द्वारा तकनीकी शिक्षा ने अब विज्ञान को नए साधनों को जुटाया भी है, जिससे हमारी शिक्षा सरल, प्रभावशाली, बोधगम्य बन गई है। शिक्षा का आधार विज्ञान और तकनीकी शिक्षा ने नए साधनों से शिक्षा को रुचिकर बनाने प्रभावशाली सिद्ध हो रही है। अतः आज तकनीकी शिक्षा में शिक्षण करना तथा उपलब्धि प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक नहीं है, बल्कि प्रभावशीलता की कमी करने वाले या रहने वाले कारणों को ज्ञात करना भी अत्यंत आवश्यक हो गया है। तकनीकी शिक्षा और उसके बदलते परिदृश्य की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में नवीन तकनीकी शिक्षा ने हमारे जीवन को आसान बनाया ही है। इंटरनेट की सुविधा ने हमारे समस्त सूचनाओं का अंबार लगा दिया है। साथ ही साथ सोशल मीडिया, कंप्यूटर नेटवर्किंग आधारित सूचनाएं और अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन चुका है। वर्तमान शिक्षा के बदलते परिदृश्य की अगर हम बात करें तो हमारी पहुंच न सिर्फ उन लोगों तक सीमित नहीं है जहां तक हम उन लोगों को जानते हैं, वरन हमारी तीव्र गति से विकसित सोच सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जरिए जनसाधारण नहीं बल्कि देश दुनिया के किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति तक भी हम अपनी बातों को सरलतापूर्वक तकनीकी शिक्षा के आधार पर समझा सकते हैं। तकनीकी शिक्षा के द्वारा आज ऐसे ऐप या एप्लीकेशंस, यूट्यूब चैनल, सोशल नेटवर्किंग, कई वेबसाइट्स हैं जिन्हें नई वेब दुनिया को स्थापित कर शुरुआती दौर पर हम कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट ब्राउजर आदि का प्रयोग किया जाता था, परंतु आज इनकी महती भूमिका अत्यंत बढ़ चुकी है। इसका असर आज ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति इसके प्रभाव को देख सकता है और ऐसा संभव नहीं है। इसलिए कहा जाने लगा है कि तकनीकी शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा के परिवर्तनों को एकत्रित करने की विधि है, साधन है, जिसके द्वारा परिवर्तनों और परिवर्तनों की दिशाओं का हम आकलन कर सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति और सीमा का ज्ञान हमें तकनीकी आधारित शिक्षा ने ही समझाया है। विकास के संबंध में प्रमाण एकत्रित करना और एकत्रित तत्वों में क्रियात्मक व्यवहारिक अनुभवों में वृद्धि कर नए अनुभवों और नए ज्ञान, नए विज्ञान आदि बनाने की प्रक्रिया में तकनीकी आधारित शिक्षा ही कारगर सिद्ध हुई है। आज शिक्षा और तकनीकी के बदलते परिदृश्य बिल्कुल परिवर्तित हो चुके हैं।
इन परिदृश्यों को परिवर्तित करने की आवश्यकता है। निष्कर्षतः हम कहा जा सकता है कि तकनीकी शिक्षा ने शिक्षा के हर क्षेत्रों में तकनीकी का प्रभाव डालकर शिक्षा के क्षेत्र में काफी हलचल मचा दी है। साथ ही साथ जिसके शिक्षण क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति का विकास हुआ है, तकनीकी शिक्षा ने विषय वस्तु को प्रभावशीलता ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके आधार पर छात्र व्यवहारिक और अनुभव युक्त आधार पर रुचि, क्षमता, कुशलता, आत्मनिर्भरता तथा किताबी शिक्षा के स्थान पर समाज के उत्पादक अंग के रूप में अपनी कुशलता से कुशल होकर अपनी योग्यता के आधार पर नए कार्य कर सकने में सक्षम हो सका है। साथ ही शिक्षा में उत्तम तकनीकी शिक्षा एक निश्चित स्तर का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि निश्चित उपलब्ध संसाधनों का तकनीकी प्रयोग कर शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। आज अगर संकट की स्थिति की बात करें तो किसी भी तकनीकी शिक्षा में नए आयाम स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। विश्व स्तरीय महामारी के दौर में भी प्रत्येक मनुष्य को फिर से आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, भौतिक आधारभूत समस्याओं ने फिर से घेर लिया, किंतु उसमें से भी निकलने और उबरने में हमारी तकनीकी शिक्षा ही कार्यरत है। देश दुनिया की दूरसंचार साधनों, संप्रेषण तकनीकियों, वैज्ञानिक तकनीकियों, खोजों, संकटकालीन अनिवार्य खबरों से हम रूबरू होते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही विश्व स्तर पर प्रत्येक देश के एक तकनीकी आधारित ज्ञान की खोज करने में जुटे हुए हैं, और वह दिन दूर नहीं जब हम भारत जैसे विकासशील देश दुनिया में किसी भी तकनीकी की नई छाप छोड़ने में सफल हो सकेंगे और देश में शिक्षा तकनीकी के बदलते परिदृश्य को स्थापित कर सकेंगे। धन्यवाद। Respected Chairman and distinguished delegates, myself Dr. Satyapal Katkar from Chandrapur, Maharashtra. My topic is Impact of Ambedkarism on selected Dalit autobiography, Baluta. Dr. Babasaheb Ambedkar was the architect of Indian Constitution and a procedure of the social justice. He was the greatest economist. He represented all that the untouchables could hope to be. Dr. Ambedkar dedicated his life to bring all human rights to the oppressed people. He wanted his people to be aware of their right and fight for their honor. As he told them, right to be earned, not to be given. Dr. Ambedkar's writing basically expressed the factual situations of the age which highly influenced Dalit writer. Dr. Ambedkar's writing filled the rebel and new hope in all the Dalit literary movement. Dalit literary movement is emerged in Maharashtra. The Dalit word means divided, depressed people, or broken people, or oppressed people. Mahatma Jyotirao Phule used as a Shudra and Ati Shudra in his writing. Dr. Babasaheb Ambedkar also refer Dalit word in his Vaishnav Bharat writing. Dalit literary movement is emerged from the conscience of Dalit writer to give artistic expression to their sorrow, grief and feeling. There are some prominent objectives of Dalit literary movement. The first one is portray the plight of oppressed. Dalit writer perception is different from other writers. From Dr. Ambedkar writing, they know that their relations to the past and present is different one. It is important to note that Dalit literature never aimed at hatred of other caste, though it is strongly opposed an unjust treatment of caste system. To quote one of the major Dalit writers, Baburao Babul, the center of Dalit literature is man. It makes him great. It champions the freedom of man. Man is the small part of nature and nature is always changeable. Dalit poetry is revolutionary in nature.
It criticizes an unjust rules and tradition in a society, at the same time shows its gratefulness toward Dr. Ambedkar by articulating his dedication for the oppressed. Daya Pawar, Kumud Pawde, Shankarrao Kharat, नरेंद्र जाधव, उर्मिला पवार, लक्ष्मण गायकवाड, लक्ष्मण माने, शरण कुमार निंबाले, कुमुद पावडे, all these are Dalit popular autobiographies writer. In this paper, I have selected Baluta, written by Daya Pawar. Baluta is the first Dalit autobiography in Marathi, and it is translated in English and other regional languages too. Om Prakash Valmiki's Jhutan is well known and popular in Hindi literature as an autobiography. Karakku is the first Tamil and Dalit autobiography written by Bama. In Baluta, Daya Pawar depicted social scenario of Dalit life. He has given in detail the culture and customs of untouchable. Author had started his life from schooling and described his personal life and experience in slum area in Bombay. In his Baluta, several brief scenario has given, and if anyone can read it, he or she surely burst into tears. He depicted the real scenario of village and higher community people's attitude toward Dalit. His written things are well known and now popularized in Dalit. He writes facts about fathers and relatives, including mother and wife too. He raised several questions about his survival life. He also had some doubts how his mother after his father's death. He wrote detail about his wife's say and love and affection towards Salma. He also expressed his love and affection towards other too, and he had given detail about the movement of Dr. Ambedkar. He also given detail the life and beauties of leader, and his experience about them depicted the problematic character of Dalit movement leader too. In short, all his writing influenced by B.R. Ambedkar, so he tried to bring equality among the society, as well as he wanted to establish casteless society and the society which is equal before law and believe in scientific attitude and view. Baluta rejected all the exist literary norm and created new genre in literature. Dalit literature is very popular in all over India and among the downtrodden as well as in the all society. They are expressing their grief, sorrows and experience in their words through their autobiographies. Baluta is the first autobiography and it's become as a model for other too. Thanks. प्रणाम। साहित्य, शिक्षा और समाज, तकनीक और परंपरा विषय पर डॉक्टर सुधीर शर्मा जी द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मैं ममता सिंह पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की शोध छात्र के रूप में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करती हूँ। मेरे शोध पत्र का विषय है एस अहमद एवं अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानियों का तुलनात्मक अध्ययन। अब्दुल बिस्मिल्लाह, जिनको किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, वे मुस्लिम रचनाकारों में श्रेष्ठ स्थान रखते हैं। उन्होंने शादी का जोकर, रफ मेल जैसे कई कहानी संग्रह लिखे हैं, जिसमें मुस्लिम समाज की संस्कृति, रहन सहन, परिवेश का चित्र बेहद सुंदरता से अंकित है। साथ ही एस अहमद, जो कि रायपुर के जनसंपर्क विभाग में छाया चित्रकार के पद पर कार्यरत थे, उन्होंने भी कई कहानियां लिखकर मुस्लिम समाज की संस्कृति को सत्यता के साथ हमारे समक्ष लाने का प्रयत्न किया है। इसीलिए मेरा यह प्रयत्न है कि जो उन्होंने मुस्लिम समाज के विषय में लिखा है, उसमें उनकी क्या साम्यताएं, क्या विषमताएं, किस तरह उनकी सोच मेल खाती है, किस तरह मेल नहीं खाती है, उसी को सबके समक्ष लाया जाए। प्रणाम। साथ ही मैं कोरोना पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
कोरोना के इस संकट में घोर काली मां छाई, अस्त व्यस्त हुआ समस्त जगत, अर्थव्यवस्था भी चरमराई। पर प्राण रहे तो अर्थव्यवस्था भी संभलेगी, आज नहीं तो कल स्थिति जरूर बदलेगी। कर उस परम सत्य पर विश्वास, करना है हमें थोड़ा और इंतजार। यह लड़ाई हम अवश्य जीतेंगे, धैर्य हमारा है हथियार। सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर संपत लाल रेगर, सहायक आचार्य हिंदी, BNPG गर्ल्स कॉलेज राजसमंद राजस्थान से आयोजित इस वेबिनार में अपने आलेख के विचार आपके सामने साझा करना चाह रहा हूँ। विषय है कोरोना और साहित्य का बदलता परिदृश्य। विगत कुछ महीनों से वैश्विक महामारी ने जब संपूर्ण विश्व को अपने आगोश में समा लिया, तभी से इस महामारी ने संपूर्ण मानव समाज, साहित्य, दर्शन, व्यापार इत्यादि को भी बहुतायत से प्रभावित किया है। यहाँ तक कि मानव की संपूर्ण गतिविधियाँ स्थगित हो गई है। मानव चार दीवारी में कैद हो गया है। इस परिदृश्य ने संपूर्ण जगत में बहुत से बदलाव किए हैं। हर क्षेत्र में मानव परेशान है, आशंकित है कि आने वाला समय कैसा होगा। जहां कोरोना महामारी ने संपूर्ण विश्व के सम्मुख अनेक कठिनाइयां उत्पन्न की है, उससे साहित्य भी अछूता नहीं रहा है। संपूर्ण रूप से शिक्षा जगत ठप हो चुका है। साहित्य सीधे तौर पर पाठकों तक नहीं पहुंच रहा है। यहाँ तक कि प्रकाशन भी बंद हो चुके हैं। ऐसे समय में साहित्य कहीं और अधिक उपेक्षित न हो जाए, लेकिन कोरोना महामारी ने साहित्य के परिदृश्य को ही बदल कर रख दिया है। या यूं कहें कि साहित्य की जो स्थिति विगत समय में थी, वह तो कुछ समय में पुनः स्थापित होगी ही, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में सोशल मीडिया के माध्यम से साहित्य ने अपने नए स्वरूप को प्राप्त किया है। आज समूचा साहित्य जगत एक नए प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। घर में कैद लोगों का नजरिया भी बदला है। साहित्यिक मंच, पुस्तकालय एवं समस्त शैक्षणिक जगत जरूर वीरान हो गए हैं, लेकिन साहित्य कहीं भी पिछड़ा नहीं है। आज एक नए प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कवि सम्मेलन, साहित्यिक अभिरुचियों से संबंधित अनेक कार्यक्रम, वेबिनार, कार्यशालाएं इत्यादि शैक्षणिक गतिविधियां पूर्व से भी तीव्र गति से संचालित है। यह साहित्य के लिए सुखद क्षण है। आने वाले समय में भी यह गतिविधियां निश्चित रूप से निरंतर संचालित रहेंगी। आज लोग घर बैठे बैठे तकनीकी सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं और साहित्य से जुड़ रहे हैं। आज लोग सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जूम इत्यादि अनेकानेक अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से साहित्य को एक नया मंच प्रदान कर रहे हैं। पूर्व में भी आलेख, कविताएं, कहानियां इत्यादि साहित्य फेसबुक, अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पढ़ा और लिखा जा रहा था, लेकिन वर्तमान में यह अपनी चरम ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। हजारों पाठक, शिक्षार्थी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साहित्य का रसास्वादन कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी भी आपदा या घटना को लेकर इतना साहित्य कभी नहीं लिखा गया जितना वर्तमान परिदृश्य में कोरोना जैसी महामारी को लेकर लिखा जा रहा है। और यह भी कह सकते हैं कि जब यह महामारी समाप्त हो जाएगी, तत्पश्चात विपुल मात्रा में साहित्य लिखा जाना अपेक्षित होगा, क्योंकि इस महामारी के कारण, लक्षण, प्रभाव को व्याख्यायित करना एक साहित्यकार और सजग प्रहरी की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगा। यह महामारी आने वाले समय में साहित्य के बदलते परिदृश्य को नए आयाम प्रदान करेगी। पूर्व में भी स्थापित साहित्यकार, भाषाविद तो निरंतर लिख ही रहे हैं और आगे भी लिखेंगे, लेकिन वर्तमान समय में बेहताशा रूप से नए पाठक उत्पन्न हुए हैं जो साहित्य को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। अगर इस कोरोना के कारण साहित्य को लेकर बहस की जाए तो निश्चित ही लॉकडाउन वाली स्थिति में लोगों के मानस में साहित्य को लेकर एक नई पृष्ठभूमि तैयार हुई है। आने वाले समय में कभी ऐसी आपदा या विपरीत परिस्थिति उत्पन्न होती है तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि साहित्य में इस समय इतना मजबूत और सशक्त हो चुका है, उसे एक ऐसा मंच मिल चुका है कि वह अपनी स्थिति को नीचे नहीं गिरने देगा। ऐसे विपरीत समय में साहित्य ने समाज और मानव को जीने की एक नई राह
दिखाई है। यहाँ तक कि कोरोना वॉरियर्स के उत्साह को भी साहित्य ने दुगुना किया है। हमने बहुत सारी जगह पर देखा है कि कोरोना वॉरियर्स लोगों को जागरूक करने के लिए कविताएं, संगीत या अन्य तरीकों का उपयोग करते हुए जनमानस में जागृति उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे लोगों में साहित्य के प्रति आकर्षण और अभिरुचि में बढ़ोतरी होगी। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए सरकारें भी ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, ताकि ऐसी विपरीत परिस्थिति में शिक्षा और साहित्य को निरंतर अबाध गति से संचालित किया जा सके। साहित्य सदा ऐसी परिस्थितियों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आया है। चाहे किसी भी कालखंड को उठाकर देख लें, तत्कालीन परिवेश को साहित्य ने रेखांकित किया है और आज की परिस्थिति में लिखा जा रहा विपुल साहित्य आने वाले समय की विशेष साहित्यिक धरोहर के रूप में देखा जाएगा। समग्रतः देखा जाए तो कोरोना महामारी के इस काल में साहित्यिक परिदृश्य पूर्णतः बदला है। लिखने, पढ़ने और समझने की दृष्टि में बदलाव आया है। धन्यवाद।